नमस्कार साहित्य के पाठकों। मैं हंस पत्रिका जिसे राजेंद्र यादव निकालते रहे, अब उनकी बेटी इसे देख रही है। मेरे हाथ में हंस का दिसंबर अंक है और ये पत्रिका प्रगतिशील पाठकों को और प्रगतिशील करने का काम करती है। वैचारिक विमर्श की ये पत्रिका, इसका मूल आधार साहित्य का रहा, लेकिन राजेंद्र यादव अपने संपादकीयों में अक्सर समसामयिक वैचारिकी पर चोट करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे कबीर दास अपने समय पर उस समय को जांचते पड़तालते हुए निडर होकर के अपनी बात कहते रहे, उसी तरह से इस अंक के यह सभी साहित्य के हंस की सभी अंकों के कुछ स्तंभ रहे जो पाठकों को अक्सर आकर्षित करते हैं। पत्रिका में संपादकीय वैचारिक लेख, कहानी, कविता, परख और कुछ जैसे तस्लीमा नसरीन जो बेबाकी से अपनी बात कहती रही, बांग्लादेश की वो लेखिका जो उससे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, वहाँ के कर्मकांडी, पाखंडी और ख़ास करके धर्मभीरू लोग देश से बाहर कर देते हैं और वो भारत में शरण पाती है। वो इस पत्रिका में उनका स्तंभ है शब्द वेदी, शब्द भेदी। इस पर हम बात करेंगे। इस पत्रिका को पढ़ते हुए मैं पिछले 1.5-2 दशक से पाठक रहा हूँ, लेकिन कोरोना के दौरान जब अधिकांश साहित्य की पत्रिकाएं बंद होती चली गई और किसी तरह से ऑनलाइन मोड में आ गई, तब बहुत सारी पत्रिकाओं से अधिकांश पाठक कट गए, वैसे मैं भी कट गया और हंस 2-2.5 साल तक मेरे हाथ नहीं आ सकी। ये अंक आया और मैं इसकी एक कहानी जो प्रीति प्रकाश की है, ईना मीना और अखिला हुआ, ये कहानी सीधे सरल सहज शब्दों में लिखी गई है, फिर भी समसामयिक परिवेश को, घटनाक्रम को और ख़ास करके उन युवतियों पर जो पढ़ना चाहती है, उन गरीब घर की बेटियों को जो सपना देखती है और शिक्षा अर्जित करना चाहती है, उसे लेकर के लिखी गई है। मैं इस पर आता हूँ। इससे पहले वो साहित्य के पाठक जो कभी कभार हंस पढ़ते हैं या साहित्य को किसी तरह से पत्र पत्रिकाओं में पढ़ लेते हैं या जो हंस पत्रिका से दूर रहे हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कि ये पत्रिका किस तरह से ज़रूरी पत्रिका रही है। इसका परिचय अगर हम लें तो हमारे सामने मोटा मोटी, जैसा कि मैंने बताया कि ये साहित्य के पाठक जो अक्सर लिखते हैं पत्रिका को पढ़ने के बाद, जिसका नाम रखा है अपना मोर्चा। और इस अंक में अपना मोर्चा में खजुराहो नाम से एक कहानी जो पंकज सुबीर की है, अधिकांश पत्र इस पर आए हैं,
इसकी विषय वस्तु, भाषा शैली को लेकर के पाठकों को उद्वेलित किया, प्रेरित किया या झिंझोड़ा, तो पाठक लिखने पर मजबूर हुए और अपनी प्रतिक्रिया देते। ठीक इसी तरह की इसमें एक कहानी जो प्रीति प्रकाश की ईना मीना और अखिला फुआ को लेकर के है, जिस पर मैं ठहर करके बात करूँगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह से और भी स्तंभ, जैसे अपना मोर्चा, जिसमें अब पाठक किसी भी रचना पर अपनी बात बेबाकी से रख सकता है, जो संपादक और पूरी पत्रिका के खिलाफ भी हो सकता है, पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। इस तरह से कहते हैं कि ये अपना मोर्चा में पाठक अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है। और मुझे लगता है जहाँ तक जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये अवसर इस पत्रिका में दिया जाता है। इसी तरह का रेत घड़ी, जिसमें इस अंक में हंस साहित्य उत्सव नाम से यह हर वर्ष इस तरह का वैचारिक अवसर प्रदान करते हैं। अगर समय रहा तो इस पर हम बात करेंगे। और शब्दवेदी जो तस्लीमा नसरीन का है, वो भी अपनी बेबाकी से अपनी बात कहती है। और इस अंक में उन्होंने इज़राइल और फ़िलिस्तीन गाज़ा पट्टी को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, अरब देशों की क्या कमियां रही कि वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि पश्चिम के देश उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनकी कमियां क्या है, इस पर वो लिखती है। और इस अंक में उन्होंने अपनी बात को कविता में ढाल करके लिखा है। इस साहित्य में, इस पत्रिका में खास करके जो अन्य पुस्तकें होती है उनकी समीक्षाएं परख नाम से इसमें स्थान पाती है। उसमें एक उपन्यास स्थान राजनारायण बोहरे का, कि किस तरह से साधु संत स्थान यानी वो आश्रम मठ जिसमें रहते हैं, ये कौन लोग हैं जो साधु बन जाते हैं, किन कारणों से बनते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। इस उपन्यास में ठीक वैसे ही जैसे ज़िंदगी 0 माइल्स उपन्यास हाल ही में लिखा गया, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, जिसमें एक योगी होता है, उसके जीवन की गुत्थियाँ उलझाव, और वो भी स्त्री को लेकर के अंततः भटकाव का शिकार होता है। समाज को दिशा देने के बजाय ये समाज को दिशाहीन करने में अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये यहाँ स्थान उपन्यास में भी ये बात उभर करके आती है। मैं जिस कहानी पर बात करना चाहता हूँ, प्रीति प्रकाश की ईना मीना और अकेला फुआ, ये कहानी मीना की माँ, जो टीवी पर ये देखती है कि मीना नाम की लड़की किस तरह से स्कूल जाती है अच्छे से कपड़े पहन करके, उसकी साफ सुथरी ड्रेस देख करके वो भी एक सपना देख लेती कि अगर मेरी बेटी भी हुई
तो मैं भी इसी तरह से उसे स्कूल भेजूँ। ये सपना वो देखती है और संयोग से उसके भी एक लड़की होती है और वो उसका नाम मीना रखती है और मीना को उसी तरह से स्कूल भेजती है जिस तरह से उसने उस स्कूल जाती हुई लड़की को देखा और उसका नाम भी मीना होता है। तो ये नाम मीना रखती है और स्कूल में पढ़ाने के लिए सब कुछ करते हुए, जबकि वो धोबी का काम यानी कपड़े धोने का काम करते हैं। उस गांव में सबसे कमज़ोर तबका किसी तरह से पेट भरने का काम कर सकता है। वो परिवार लड़कियों को स्कूल भेजता है। अभी भी लड़कों को स्कूल भेजना सहज हो सकता है, लड़कियों के लिए अभी भी मुश्किल है और मुश्किलात यहाँ आएंगी। हम देखेंगे कि किसी तरह से वो लड़कियाँ स्कूल पहुँच जाती है और संयोग ये देखिए कि वो लड़कियाँ फर्स्ट क्लास ईना मीना, उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी स्कूल पहुँचती है और दोनों फर्स्ट क्लास पास हो जाती है। गांव में चर्चा का विषय होता है कि यहाँ तक तो पढ़ा लिया ठीक है, 10वीं हर कोई कर लेता है और यहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता। परिवार वाले माँ बाप विचार करते हैं कि अब क्या होगा, पास हो गई, बढ़िया नंबरों से हो गई, अब आगे पढ़ाएं तो किस तरह से पढ़ाएं। गांव में आगे की शिक्षा का कोई रास्ता नहीं है। गांव वाले भी कहते हैं कि अब क्या होगा, कपड़े ही धोएंगे, या सीधा सा रास्ता है कि इनकी शादी कर दी जाए, अब लड़का ढूंढो इसी तरह का। लेकिन वो जिसने सपना देखा था वो स्कूल जाती हुई लड़की, उसी के नाम पर लड़के का नाम मीना रखा गया। अगर उसका नाम मीना रखा गया तो दूसरी का नाम मीना की तर्ज पर ईना रखा गया। दोनों लड़कियां 10वीं पास कर जाती है। अंततः उस माँ के सपने को पूरा करने के लिए पिता भी कमर कस लेते हैं और कस्बे की ओर कूच करते हैं। कहानी लगता है जैसे 2 खंडों में विभाजित है। पहली ये कहानी, दूसरी कहानी ये कि वो जहाँ शहर की तरफ जाती है तो रहे कहाँ, तो इसके लिए थोड़ा ब्रेक दिया जाता है। तो वहाँ अखिला फुआ की कहानी आरंभ होती है। वो शादीशुदा है, ससुराल में रहती है, लेकिन पति से झगड़ा हो जाता है, या तो मार पीटने के बावजूद भी वो घर में बनी रहे, लेकिन वो पति की मार बर्दाश्त नहीं करती और एक दिन घर छोड़ के पियर चली आती, पिता के घर में रहती है। सब गुजर जाते हैं, वो अकेली उस मकान में रहती है। उस मकान में अब किराएदार रह सकते हैं। वो एक खूंसट महिला के रूप में चर्चित हो जाती है। जब ईना मीना के पिता मकान ढूंढ रहे होते हैं और जबकि इनका मकान बदनाम कर दिया जाता है कि इनके मकान में, खूंसट महिला के मकान में जो रहेगा वो परेशान होकर के निकलेगा। अड़ोसी पड़ोसी भी इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं कि इस मकान में रहना ठीक नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा या लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन जब एक पिता बेटियों को कस्बे में छोड़ता है तो सोचता है कि सुरक्षित मकान कौन सा होगा। तो अखिला फुआ का मकान उनको ज़्यादा मुनासिब लगता है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है और एक मजबूत महिला है जिसका संरक्षण उन्हें मिलेगा, तो वो बेहद सुरक्षित रहेंगी। दोनों लड़कियां ठहर जाती है, कॉलेज जाती है, लेकिन यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। और इसीलिए मैं इस कहानी के लिए और ख़ास करके इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज का युवा या युवतियाँ
चाहे स्कूल कॉलेज की हो या मजदूरी पेशा हो, सभी के हाथ में एक मोबाइल होता है। उस मोबाइल से ज़िंदगी किस तरह से बिखरती है, बनती कम बिगड़ती जाता है। तो इनके मोबाइल पर एक बिगड़ेल युवा का फ़ोन आता है और इनसे बात करता है, बात करो, वापस कॉल करो, मैं मिलना चाहता हूँ, हम फिल्म देखने चलेंगे, मोटरसाइकिल पर बैठ के चलेंगे। दोनों लड़कियां डर जाती हैं, मोबाइल बंद कर देती है। दोनों लड़कियों के बीच में ये रहता है कि अब क्या होगा। मोबाइल कभी ऑफ कर देती है या उसके एक मित्र का फ़ोन आता है तो वो सोचती है कि दूसरी क्या सोच रही होगी कि किससे बात कर रही है। और जब उसका फ़ोन आता है बिगड़े लड़के का, तो वो तुरंत मोबाइल बंद करती है और चुपचाप हो जाती है सोच करके कि दूसरी क्या कहती है। तो दूसरी भी कुछ हद तक बात करती है और दोनों लड़कियां घबरा जाती है कि अब क्या होगा। इसी दौरान वो अपनी मम्मी को बता देती है कि वहाँ इस तरह का चल रहा है कि एक लड़का पीछा कर रहा है और वो लड़का सब कुछ जानता है हमारे बारे में, पिता के बारे में, हमारी जाति के बारे में, और वो मिलने के लिए कहता है। तो लड़की की माँ लड़की के पिता से पहली बार कहती है कि हमें लड़कियाँ वापस बुला लो, मेरा मन नहीं कहता, ठीक है हो गई जितनी पढ़ाई होनी थी। और ये नहीं बताती कि कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है, मोबाइल पर बार बार फ़ोन करता है। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि आज मोबाइल से जीवन में किस तरह से जलजला आ जाता है इन दोनों लड़कियों के लिए, जो घर वाले सोचते हैं कि पढ़ेगी लिखेगी और जीवन सुधर जाएगा शिक्षा से। लेकिन वो उस मोबाइल पर जब फ़ोन आता है, लड़का, बिगड़े लड़का उन लड़कियों से मिलने के लिए बार बार कहता है, धमकी देता है और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अखिला फुआ जब ये देखती है, पूछती है कि भाई क्या क्या हो रहा है। बोला हम वापस जाएंगे, पिताजी आ रहे हैं लेने के लिए कल और हम चले जाएंगे। तो पूछती है कि क्यों चले जाएंगे, पढ़ाई का क्या होगा। बोला पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी अब हमें। बोला दूसरा मकान लेना। बोला दूसरा क्या, हम तो घर जा रहे हैं, लौट के जा रहे हैं। तो बोला कि नहीं, बात क्या है मुझे बताओ। तो पता चलता है कि कोई लड़का है जो फ़ोन करता है। तो कहती ठीक है लगाओ फ़ोन उसको। और वो महिला, जो खड़ूस महिला, अखड़ेल महिला, सारे मोहल्ले को अपना ठेंगे पर रखने वाली महिला उन लड़कियों के लिए खड़ी हो जाती है और उनको साथ लेकर के उस लड़के तक पहुंचती है जो दुकान चलाता है, सिम चार्ज करता है, रिचार्ज करता है। और जब वो वहाँ खड़ी होती है और लड़के से कहती है कि इनके साथ मैं हूँ, और इसके बाद दोबारा इसको इसकी तरफ आँख उठा करके भी नहीं देखेगा। आसपास के दुकानदार जो उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से, वो भी आते हैं। और उसके बाद ये दोनों लड़कियां वहीं ठहर करके आगे की शिक्षा ग्रहण करती है। ये कहानी जो इतनी लंबी मैंने बताने का प्रयास किया, उसके पीछे का कारण ये है कि आज ये कहानी कई लड़कियों की ज़िंदगी बना सकती है कि कुछ बंदर भपकियाँ जिसे कहते हैं, डरा करके, धमका करके उनको राह से भटकाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे युवा जिनकी कोई दिशा नहीं है, और वो हमारे आजू बाजू में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कहीं भी हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, आवारागर्दी करने वाले होते हैं। तो ऐसे इस माध्यम का जो मोबाइल हमें एजुकेशन में भी काम आ रहा है, ये तकनीकी बेहद उपयोगी है। जितनी ये उपयोगी है
उतनी ही हमारे लिए खतरनाक भी है अगर हम इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते। हमारे मोबाइल नंबर किसी अनजान व्यक्ति तक भी पहुंच सकते हैं, पहुंचते ही हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो प्रीति प्रकाश ने लिखी है कि कोई भी समाज, गरीब तबका, पिछड़ी जाति की वो लड़कियां भी सपना देख सकती है और सपने को संवार सकती है। और ख़ास करके जो खतरा है मोबाइल का खतरा कई तरह से हमारे सामने आ रहा है। तो ये थीम जो इस कहानी में बनाई गई है कि हम मिलने वालों से, ज़रूरतमंदों से मोबाइल कर सकते हैं, ये सुविधा है, लेकिन इस सुविधा का दुरुपयोग भी हो सकता है और यहाँ होता हुआ भी दिखाया गया है। बात बिगड़ती बिगड़ती बन जाती है। समाज का एक ढांचा इस तरह का है, एक तबका वो है जो शिक्षा पा सकता है, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद मोबाइल यहाँ माध्यम बनता है इस कहानी में। तो ये कह सकते हैं कि इस कहानी में इना मीना और अकील अफ़वाह की ये नाम से ये शीर्षक से कहानी है। इसमें कोई आधा दर्जन पात्र है। मम्मी पापा और अकील अफ़वाह का परिवार, उसका भी जिक्र आता है, लेकिन ख़ास करके 2 लड़कियां, उनके माता पिता और अकील अफ़वाह, ये 3 पात्र मुख्य पात्र हो जाते हैं। परिवेश गांव से कस्बे तक का होता है। समस्या अगर कहें तो ये मोबाइल किस तरह से समस्या बन जाता है और उन लड़कियों को वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन वो महिला जिसे वो समाज, वो मोहल्ला जिस निगाह से देखता है, जिसे बिगड़ेल औरत कह सकता है, वो महिला की बोल्डनेस यहाँ किस तरह से काम आती है। और महिला उन लड़कियों को जो शिक्षा लेने से रह जाती, उनको एक रास्ता दिखा देती है। तो हम ये देख सकते हैं कि आज भी बहुत से परिवार या तो लड़कियों की शिक्षा वहाँ तक देते हैं जहाँ तक वो विवाह में काम आ सके, लड़का ढूंढने के काम आ सके, इतनी शिक्षा की सहजता से कोई लड़का मिल सके। और ये बात कहानी के शुरू से मोहल्ले में जब वो पढ़ने लगती है और जब वापस जाने की स्थिति आती है, तब इतना कुछ सहन करने के बाद लड़कियों के लिए आज शिक्षा के रास्ते खुले हैं, जीवन बनाने का रास्ता बना है। तो मोबाइल का इस्तेमाल हम किस तरह से करें, सोच समझ के करें, कितना उपयोग करें, किस तरह से करें। तो इस कहानी में और भी बहुत सारी कहानियाँ जो मोबाइल को लेकर के आधार बना करके, यहाँ इस कहानी में शिक्षा लेने की एक हसरत माँ में होती है। बच्चियों के लिए वो सपना देखती है कि वो पढ़ेंगी और एक जीवन बनाएंगी समाज से लड़ कर के। गांव के बड़े बड़े पैसे वाले जिनके लड़के आवारा निकल जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बिगाड़ने का काम करते हैं उसी मोबाइल से, उसी मोबाइल का माध्यम बना करके। तो ऐसे में किस तरह से रास्ता निकाला जा सकता है, ये प्रीति प्रकाश की कहानी इस तरह से हमें एक रास्ता बताती हुई नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इस कहानी का पाठ स्कूल के बच्चों के लिए हो, कॉलेज महाविद्यालय के बच्चों के लिए हो,
उनसे इस कहानी पर परिचर्चा की जानी चाहिए। मैं इस तरह का प्रयास करूँगा कि स्कूल नहीं, कॉलेज के विद्यार्थी इस कहानी को पढ़े, सोचे समझे और विचार करे। इसीलिए मैं अब हमें देखते हैं कि यह हंस का नाम की जो पत्रिका है, आज से नहीं, कोई 3 दशक से लगातार राजेंद्र यादव निकाल रहे हैं। इसके ऊपर ही लिखा होता है जन चेतना का प्रगतिशील कथा मासिक। इसी अंक में दलित चेतना की कहानियाँ, वैचारिक लेख लिखे जाते हैं। जैसा कि इसमें लेखों में अक्सर ऐसी कहानियाँ जो दूसरी पत्रिकाएं नज़रअंदाज कर देती है, छपती है, ऐसे लेख जो स्त्री चेतना को लेकर के या दलित विशेषांक इसमें आते रहे। और एक लेख इसी में दलित विषय पर प्रकाशित हुआ है। यानी समय को पकड़ने का, समझने का, समझाने का जरिया ये हंस पत्रिका बनती रही है। मुझे लगता है कि बाकी बातें बाद में आगे कभी की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पाठक जो हंस पत्रिका से नहीं जुड़ सके वो जुड़ें और इस कहानी को पढ़ें, पढ़ कर के समझें कि ये कहानी किस तरह से ऐसी सपना देखने वाली माँ अपने लड़कियों के लिए, वो लड़कियाँ किस तरह से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने में जो रुकावट आती है उसका सामना किस तरह से किया जाता है। धन्यवाद।